आप सभी दर्शकों का स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस पेज पर। आज धन्यवाद। जगत जननी माँ जननी प्राकट्य स्थली पावन भूमि सीतामढ़ी से आज एक परिचर्चा में हम सभी उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे महान विभूति सीतामढ़ी से। मैं स्वागत करता हूं, आपका सादर अभिनंदन करता हूं डॉक्टर प्रमोद प्रियदर्शी जी। आप डीडीएल बैरगनिया में प्राध्यापक हैं और एक अच्छे लेखक के रूप में भी आपकी ख्याति है। साथ ही हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर दशरथ प्रजापति। आप हिंदी विभाग जेएस कॉलेज चंदौली के विभागाध्यक्ष हैं, हिंदी विभाग में हैं और आप भी एक बहुत ही प्रखर वक्ता और एक अच्छे लेखक के रूप में आपको जाना जाता है। आप दोनों लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत। धन्यवाद। जैसा कि आज का विषय है, हम लोग सीतामढ़ी पे बात कर रहे हैं। सीतामढ़ी के अतीत, वर्तमान और उसके उज्जवल भविष्य। भविष्य क्या होगा ये वर्तमान निश्चित करेगा। वर्तमान में की जाने वाली जो कार्य है या जिस तरह की विचारधाराएं हैं, जो कार्य योजना है, उस पर निर्भर करेगा। किंतु हम लोग बात करते हैं कि आपके समय का सीतामढ़ी, क्योंकि एक नवोदित जिला है 1972 में इसका प्राकट्य हुआ मुजफ्फरपुर से अलग होने के बाद। तो 70 के दशक या उससे भी पीछे जाएं तो 60-70 के दशक में सीतामढ़ी की व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक या कहें कि सांस्कृतिक, क्योंकि वो एक पावन भूमि है, सांस्कृतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है सीतामढ़ी। तो आपके युवावस्था के समय का सीतामढ़ी, मैं आपसे डॉक्टर प्रमोद प्रियदर्शी सर से मेरा सवाल है कि उस समय की सीतामढ़ी और आज की सीतामढ़ी में क्या भिन्नता आपको दिखती है? क्या लगता है कि किस प्रकार से सीतामढ़ी में उत्तरोत्तर विकास हुआ है, या कुछ चीजें हैं जिसको नजरअंदाज किया गया, चाहे वो राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हुआ या जो कुछ भी है, आप इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखा जाए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जितने सहभागी हैं सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन है और संचालक महोदय आपको भी विशेष रूप से धन्यवाद। सीतामढ़ी की पावन धरती जो है, इसकी चर्चा पुराणों में देवभूमि के रूप में भी है, तो इसके सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व पर तो प्रकाश पड़ता ही रहा है, लेकिन इसके साहित्यिक अवदान की चर्चा बहुत कम होती है। तो इस दृष्टि से जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि सीतामढ़ी में कविता के अंकुर कब फूटे या साहित्य का बीज बपन कब हुआ, यह एक अलग से शोध का विषय है। फिर भी सीता के अभिशप्त जीवन, उनका जो पृष्ठभूमि रही उनकी, उस सिलसिले में लोक कंठों में युगों से गीत प्रवाहित हैं जो हमारे संस्कार गीतों के अंतर्गत आते हैं। और काल विभाजन की दृष्टि से देखें तो उसका कोई उपलब्ध साहित्य जो है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल आदि तक में नहीं मिलता। आधुनिक काल में यह साहित्य हमें दिखाई पड़ता है। मैंने जो लोक कंठ की बात की कि लोक कंठों में सीता के जो गीत गूंजते रहे हैं, जो हमारे संस्कार गीतों से प्रेरित हैं, तो उसमें सर्वप्रथम विंध्यवासिनी देवी जो प्रख्यात लोक गायिका थी, एक दशक पूर्व उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो वो मूल रूप से बैरगनिया प्रखंड के नंदवारा ग्राम की निवासी थी। और फिर उस पार थोड़ी दूर पर गौर है नेपाल का, वहाँ उन लोग का जो है घर बन गया। फिर वहाँ रहने लगे, फिर रेडियो पर गए, प्रख्यात हैं, सब उनको जानते हैं। तदुपरांत हम साहित्यिक पृष्ठभूमि पर चर्चा कर रहे हैं सर।
जी। तदुपरांत आपको मंजुल जी का नाम आता है, डॉक्टर महेंद्र मिश्र मधुकर के पिताजी। उन्होंने सीतामढ़ी पुस्तक लिखी, 2-3 पुस्तकें लिखी थी सीता जी के ऊपर। और अज्ञे जी जब जय जानकी जीवन यात्रा पर आए थे, उनको चरण छूकर सम्मान प्रदान किया था। लेकिन इधर सीतामढ़ी के गोयनका कॉलेज के प्राध्यापक सत्यनारायण प्रसाद, जो पत्रकार भी रहे, उन्होंने एक आलेख में एकदम ये ताल ठोक कर कहा है कि मेजरगंज के नजदीक एक चौधरी जी हैं, रविंद्र नारायण चौधरी संभवतः, तो उनको उन्होंने ये प्रथम महाकाव्य का रचयिता घोषित किया है। और एक उन्होंने पराजय नाम का नाटक भी लिखा था। तो उनकी दृष्टि में वही इस जिले के प्रथम महाकाव्यकार हैं या नाटककार हैं। और उनका जन्म जो है 1915 का है। तो ऐसी स्थिति में उनकी स्थापना को किसी भी भांति खंडित नहीं किया जा सकता। उसके बाद नवगीत रथी रामचंद्र चंद्रभूषण का नाम आता है, जो 1927 में उनका जन्म हुआ। आपने नवगीत के लिए बहुत संघर्ष किया और नवगीत का प्रथम संग्रह जो 5 जोड़ बांसुरी है, उसके बाद नवगीत अर्धशती है, नवगीत दशक 1 है, उस सब में वो प्रकाशित हुए। और शंभुनाथ सिंह के द्वारा जो संग्रह आया उसमें प्रथम में हुआ। लगभग 250 गीत उनके छपे। और एक समय कल्पना, धर्मयुग, भवानी प्रसाद मिश्र जो निकालते थे, उन पत्रिकाओं में, नामचीन पत्रिकाओं में छाए रहे। उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अगर सीतामढ़ी से इतर, सीतामढ़ी क्यों, आप अन्य राज्यों में चले जाएं तो आपको, यदि आप कहें कि मैं सीतामढ़ी से आया हूं, तो आपसे पूछा जाए कि रामचंद्र चंद्रभूषण को आप जानते हैं। इससे उनकी प्रसिद्धि का पता लगता है। उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर शोध अपेक्षित है। एक शोध मेरे द्वारा उस पर हुई है, जो 10 में उस पर PhD मिला है। यह संभवतः सीतामढ़ी के किसी स्थापित रचनाकार पर किसी अध्येता के द्वारा प्रथम प्रयास था। और उसके बाद विमल कुमार, क्षमा करिएगा, मैथिली वल्लभ शरण परिमल, मैथिली वल्लभ शरण परिमल एक बहुत बड़े कवि हुए हैं। उनकी मर्म माधुरी, अश्रु माधुरी, गीत माधुरी और तुलसी दल आदि 1 दर्जन के करीब रचनाएं हैं। वो पुस्तक है कविता की, बहुत बड़े कवि हैं और रुद्र जी के वो शिष्य रहे। इस तरह से हम देखते हैं कि सीतामढ़ी का जो अतीत है साहित्यिक दृष्टि से, आपने तो बहुत विस्तार से सवाल को रखा, तब अब यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सभी बातों की इन साहित्य में ही संस्कृति छिपी है। इसलिए मैं इन बातों की चर्चा कर रहा हूँ। मैथिली वल्लभ शरण परिमल और रामचंद्र चंद्रभूषण, ये सीतामढ़ी के 2 अनमोल सितारे हैं। जब जानकी वल्लभ जी आए थे अंतिम बार और उनका कॉलेज में उनका कार्यक्रम हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि मैं सीतामढ़ी की धरती को प्रणाम करता हूँ जिसने रामचंद्र चंद्रभूषण जैसा कवि पैदा किया। तो इससे उनकी महत्ता पर प्रकाश डालता है।
दिनकर जी भी उनको पुत्रवत मानते थे। दिनकर जी डुमरा में रहा करते थे, डुमरा को मजबूर नगरी कहते थे, और उनका लड़का राम सेवक और रामचंद्र चंद्रभूषण दोनों साथ साथ पढ़ते थे। तो पुत्रवत स्नेह उन्हें मिला, और फिर यहाँ से जाने के बाद जानकी वल्लभ जी के पास ही रहते थे। इस हिसाब से मेरा ये कहना है कि साहित्य की पृष्ठभूमि में रामचंद्र चंद्रभूषण का ध्वज जो है वो लहरा रहा है। अतीत भी इसका बहुत सुखद रहा है साहित्य के दृष्टि से। सावलिया बिहारी वर्मा जी हुए, इनकी बात मैंने कही, क्या कहते हैं, हाँ। और जो वर्तमान है, वर्तमान एक नई सुबह पत्रिका के संपादक डॉक्टर दशरथ प्रजापति जो हमारे सामने मुखातिब है, इनके नेतृत्व में एक नई सुबह पत्रिका विगत 10 वर्षों से निकल रही। तो लिखने वाले तो यहाँ बहुत थे, लेकिन इस सब को इन्होंने एक सूत्र में जोड़ दिया, और एक सूत्र में जोड़ने का ये परिणाम हुआ कि राजेंद्र सिन्हा जैसा कहानीकार आज देदीप्यमान है, रामबाबू नीरव जैसे उपन्यासकार और कहानीकार हैं, फिर भगवती चरण भारती जी हैं, विमल कुमार परिमल जी हैं। इस प्रकार से अगर नाम पूरा गिना जाए, सीतामढ़ी से जो पत्रिका निकलती है वर्षगांठ के ऊपर जिला के वार्षिकोत्सव, उसमें लगभग 50 से अधिक साहित्यकारों का नाम वर्णित है। तो ये सब दशरथ जी के भी प्रभाव से सभी एकजुट हुए, अन्यथा कहीं कहीं अपना लिखते थे। तो अभी अभी जो है वो सीतामढ़ी के साहित्य का स्वर्ण युग चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि जो एक नई सुबह पत्रिका जो है वो भारत स्तर पर दूर तक भी कहीं कहीं विदेशों में भी से भी आलेख आते हैं, विद्वानों के आलेख आते हैं। तो मेरे समझ से ये स्वर्ण काल है दशरथ प्रजापति के नेतृत्व में। और अतीत जो है वो अतीत भी निश्चित रूप से सुनहरा होगा, क्योंकि नई पौध जो आती, इन नई पौध में बहुत सारी रचनाएं बहुत से नवोदित कवि कवित्रियों की आती है। प्रीति सुमन है और अन्य भी जो साकेत ठाकुर है, राहुल चौधरी है, राहुल सिंह है, अनुभूति कुमारी है, मुन्नी कुमारी, इन सब की जो रचनाएं हैं, इससे साहित्य निश्चित रूप से ये देदीप्यमान होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये साहित्य की आजकल और कल की बात हुई। अब जहां तक आपने जो पीछे की पृष्ठभूमि में सामाजिक संदर्भ में देखा, तो कुछ ज्यादा सा उसमें नहीं बना बिगड़ा है। सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि की जो समस्या है वो वहीं की वहीं है। तकनीकी शिक्षा का जो है यहाँ विकास नहीं हुआ। और इसके बाद जो है सबसे बड़ी समस्या प्रबंधन की है, जल प्रबंधन की समस्या। आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 नदियां जो है बड़ी बड़ी, सीतामढ़ी में बागमती और फिर वो लाल बकिया नदी है, और इसके बाद अधवारा समूह है। तो इन सभी नदियों का अगर जल प्रबंधन सही तरीके से हो तो उस दिशा में कार्य आगे बढ़ सकता है। वीरेंद्र बाबू भी हैं, 1971 में बांध वगैरह बना, उसके बाद जो है नदी ने समझिए वीरान कर दिया, और पूरा का पूरा जो है परिदृश्य जो है बदल गया। नहीं तो पहले जो है यहाँ धान का नैहर कहा जाता था, सोना खाना वो बालू खान बन गया, मोतीपुर जो है वो बालू चूर बना हुआ है। तो ऐसी जो स्थिति हुई, ये
बागमती के सही तरीके से जल का ये नहीं हुआ। और इन नदियों के किनारे अगर उद्योग लगाए गए होते तो कुछ पलायन की स्थिति भी नहीं होती, बहुत सारे ये सड़कों की भी स्थिति भी दयनीय है। सिर्फ यही हमें लगता है कि पहले जो परिवहन की समस्या थी उसमें कुछ अंतर पड़ा है। पहले हम लोग घंटों घंटों रेल की प्रतीक्षा करते थे, अब 14 जोड़ी गाड़ियां इस ट्रैक पर चलती थी, आधी रात में भी मिल जाती थी। तो वो 14 2-3 घंटे के अंतर पर थी, 7 दिन में और रात में सब मिलाकर। लेकिन अभी की वो स्थिति नहीं है। अभी जो है क्योंकि कुछ आय भी बढ़ी, लोग प्रतीक्षा नहीं करने चाहते और अपना जो सवारी मिलती है उससे चल देते हैं। लेकिन अन्य किसी दृष्टि से कोई विकास नहीं हुआ है। सांस्कृतिक में मेरा ये कहना है कि सीता जी पर्यटन स्थल की जो बात है उसमें भी उपेक्षा हुई है। और रामायण जो सीरियल बना है उसमें सीता जी से संबंधित जो सीता सर्किट है उससे संबंधित चीजों का उसमें ब्यौरा नहीं दिया गया है। नहीं तो उसमें जानकी स्थान दिखाया गया, न पुनौरा की चर्चा हुई, न पंथ पाकड़ और आपको हलेश्वर स्थान की चर्चा हुई या अन्य स्थानों की। तो मेरे समझ से उसमें एक सीतायन ये होना चाहिए। सीतायन पर रामा फिल्म बने। अपने यहाँ से भी एक दिन मैंने पेपर में देखा था कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि इस पर परिचर्चा करके और फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं। एक अवधेश मिश्रा है, उस सिनेमा में हैं सुतिहारा के, तो उनके नेतृत्व में देख रहा था मैं कि ये बात हुई थी। इस दिशा में आप लोग के माध्यम से भी प्रयास होना चाहिए। और सीता जी के महत्व को कैसे हम आगे करें, एक छिपक लेना चाहेंगे कि एक बार मैं नेपाल में गया था और परिचर्चा हो रही थी, उसमें धार्मिक लोग बैठे थे। तो मेरी बारी आई तो उन साधु संतों के बीच में क्या करता, तो मैंने कहने लगा कि राम से जो है महान हो गए। राम तो महान थे नहीं, और जो कुछ हो सकता था लोग मुठिया भींच रहे थे। लेकिन अंत में मैंने उन्हें कहा कि राम तो तब महान हुए जब हमारी बहन सीता से उनकी शादी हुई जी। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हुई। इसमें दशरथ ससुर राम मोहि साला, हम ही पिता हरिपुत्र हमारे, इसके माध्यम से यह भी व्यंजना की गई कि वहां वाले साले हैं कि हम लोग साले हैं या वो सभी साले हैं। तो इस क्रम में ये जो बात मैं रख रहा हूँ कि सीता जी के ऊपर, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र से हो या सांस्कृतिक क्षेत्र से हो, साहित्यिक क्षेत्र से हो, उस दिशा में कार्यक्रम कुछ आगे बढ़ना चाहिए, हर क्षेत्र से आना चाहिए। और इसमें भी एक नई सुबह का प्रयास हो रहा है। हम लोग का जो आगामी अंक है, एक अंक के बाद वाला अंक, वो अंक आपको सीता जी पर केंद्रित है। उसमें बहुत सारे उत्कृष्ट आलेख आए हैं। जो मृदुला सिन्हा जी राज्यपाल हैं, उनका भी आलेख प्राप्त हुआ है। कई VC जो हैं, कई यूनिवर्सिटीज के, उनका भी लेख प्राप्त हुए हैं। तो इस दिशा में भी हम लोग अग्रसर हैं। ये स्थिति है। आगे भी इसको, मेरा पूर्ण यह है कि आगे का भविष्य भी सुनहरा होगा। चलिए, आपने कई बातों का इसमें समावेश किया। साहित्य की दृष्टि से भी सीतामढ़ी बहुत ही कह सकते हैं कि समृद्ध अपनी संस्कृति को सहेजने में लगा है, और कई पीढ़ियां एक साथ रचना धर्म में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपने उद्योग और जो जल निकासी की समस्या है, जिससे सीतामढ़ी हमेशा प्लावित होता रहता है और कई सारी विभीषिकाओं को झेलता रहता है,
अब मैं मेरी मेरी मेरा ध्यान डॉक्टर दशरथ प्रजापति जी की ओर है। सर आप ये बताएं कि जैसा कि हम जानते हैं कि सांस्कृतिक रूप से ये जो केंद्र है सीतामढ़ी बहुत ही समुन्नत रहा है ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, कालांतर से आज भी है। किंतु जिस प्रकार से भारत के उस उन अन्य शहरों का जहाँ पे इस तरह की संभावनाएं थी, वो पर्यटन स्थल में तब्दील हुआ और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी ख्याति है। तो सीतामढ़ी को आप कहाँ पाते हैं? सीतामढ़ी पुनौरा धाम, जहाँ माता जानकी की का प्राकट्य स्थल है, जहाँ उनका जन्म हुआ। तो सीतामढ़ी को जिस तरह की प्रसिद्धि, जिस तरह का वहाँ पे पर्यटन की संभावनाएं जो थी वो होनी चाहिए थी, वो कहाँ तक पूरा हो सका है और कितनी संभावनाएं हैं, इसके ऊपर हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले इस मंच से जुड़े हुए सारे लोगों को मेरा अभिवादन। प्रश्न बड़ा सामयिक है कि इस सीतामढ़ी को जो पर्यटन के केंद्र में या विश्व मानचित्र पर होना चाहिए, कहाँ है, आज हम किस रूप में इसको पाते हैं। तो हमारे सामने यह प्रश्न आज भी ज्वलंत प्रश्न बना हुआ है। अयोध्या, इसके लिए बहुत आंदोलन हुए, बहुत राजनीतिज्ञों ने आगे बढ़कर इसमें हिस्सेदारी की, सहयोग किया। सीतामढ़ी को लेकर राजनीतिज्ञों में, राजनेताओं में उतनी जागरूकता नहीं देखने को मिली। कुछ उदासीनता मैं अभी भी पा रहा हूं और तब से पा रहा हूं। परिणाम यह है कि विश्व मानचित्र पर सीतामढ़ी को जिस रूप में अवस्थित होना चाहिए था, उस रूप में अवस्थित नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जिस सीता की बात की जाती है, राम को रामत्व प्रदान करने में सीता की भूमिका का उल्लेख अभी डॉक्टर प्रमोद प्रियदर्शी जी ने किया। उस सीता को, सीता के चरित्र की भांति ही इनकी जन्मभूमि को भी लोग भूलते से जा रहे हैं। विश्व मानचित्र की बात छोड़ दीजिए, भारतीय मानचित्र पर भी जितना इसको जगह मिलनी चाहिए, इस जगह उतनी जगह नहीं मिली है। आज पर्यटकों की भी बात करें तो देखते हैं अन्य जो बौद्ध सर्किट से जुड़े हुए स्थल हैं, या जैन सर्किट से जुड़े हुए स्थल हैं, या राम जन्मभूमि है, या ताजमहल है, ऐसी जगहों पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। सीतामढ़ी में अब इधर आकर जब से राम भद्राचार्य जी का प्रवचन शुरू हुआ है और कुछ यहाँ नेताओं ने भी कुछ दिलचस्पी दिखलाई है, यहाँ जो पूर्व कलेक्टर हुआ करते थे उनकी भी सक्रिय भूमिका कुछ रही। परिणाम यह हुआ कि कुछ वार्षिकोत्सव में यहाँ सीतामढ़ी जिला की स्थापना के अवसर पर जो पत्रिकाएं निकली, उसमें और इस माध्यम से जो कार्यक्रम किए जाने लगे, इसके बाद सीतामढ़ी को कुछ राजनीतिक पहचान मिली, धार्मिक पहचान मिली। वैसे पहचान तो है ही, लेकिन जो माने मीडिया के माध्यम से मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा था। अब कुछ कुछ पहचान मिलने लगी है, और मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में साहित्यिक लोग, सांस्कृतिक कर्मी लोग और वीरेंद्र बाबू जो हमारे आदरणीय हैं, वीरेंद्र बाबू इस पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे संभवतः। तो वीरेंद्र बाबू जानते हैं कि जितना करना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है, और ये मैं मांग करता हूं कि जो इस पर चैनल वाले लोग भी कुछ एक्टिव हों, इस पर कुछ विशेष रचनाएं आए। जैसे आशा प्रभात जी ने एक किताब लिखी, शायद मैं जनक नंदिनी, मैं भूल नहीं रहा हूं तो क्या प्रियदर्शी जी नहीं है, मैं जनक नंदिनी। तो जनक नंदिनी के माध्यम से इन्होंने
सीता को स्थापित करने की कोशिश की, सीता के चरित्र के विभिन्न जो अनछुए पहलू हैं उनको उद्घाटित किया। और इस मामले में सीतामढ़ी इस रूप में भी चर्चित हुई कि साहित्य के क्षेत्र में ये आशा प्रभात राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रही हैं। एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, बस केवल प्रियदर्शी जी की बातों को ही आगे बढ़ाते हुए, कि सीतामढ़ी में जो साहित्यकार लोग हैं, जिसमें मैं खासकर राजेंद्र सिन्हा का नाम लेना चाहूंगा। राजेंद्र सिन्हा जी एक ऐसे कथाकार हैं जिनकी कथाएं भारत के विभिन्न चर्चित पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं। तो इस ब्याज से भी सीतामढ़ी कथाओं के माध्यम से, कथाकारों के माध्यम से, रचनाओं के माध्यम से, रचनाकारों के माध्यम से, सीता के माध्यम से, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों के माध्यम से, जैसे कुछ यहाँ के पौराणिक लोग हुआ करते थे जो पीली कुटी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के जो सांस्कृतिक अवदान हैं यहाँ के गीत में, शोहर में, तो इसके माध्यम से भी सीतामढ़ी बाहर में अपना स्थान बना रही है। और मैं चाहूंगा, जो मैं देख रहा हूं जो ट्रैक, उस ट्रैक के आधार पर मैं यह कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में सीतामढ़ी बहुत दूर तक जाए। केवल संभावना यह बन रही है कि यहाँ रामभद्राचार्य जी ने कहा कि कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो। यदि यह हो जाए तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और जो राम सर्किट है, सीता सर्किट है, दोनों जुड़ जाएं तो पर्यटन का की संभावना बहुत मैं देख रहा हूं। आने वाले दिनों में सीतामढ़ी की जय जयकार होगी, विश्व मानचित्र पर यह भी एक अपनी पहचान बनाएगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत खूब सर। आपने अभी हम लोग के साथ जुड़े हैं डॉक्टर विमल कुमार परिमल जी का हार्दिक स्वागत है। प्रणाम प्रणाम सर विमल बाबू। धन्यवाद जी। अब जैसा कि हम जानते हैं सीतामढ़ी के बारे में बताना ही क्या, वो विश्व स्तर का पर्यटन स्थल हो सकता है अगर थोड़ी सी जागरूकता दिखाई जाए। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि यह हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि हम जानते हैं कि राम दुलारी देवी जी वहाँ से गवर्नर हुई। शिक्षा के मामले की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत शिक्षा का जो प्रतिशत है, दर है, वो 53 कुछ है, जो कि बहुत कमतर है बिहार के अन्य जिलों से अगर उसकी तुलना की जाए। तो क्या कारण रहा जो शैक्षिक हमारा आयाम है वो उसके अगर हम बात करें तो देखते हैं कि वो थोड़ा सा पीछे हम कहीं हैं, जबकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से सीतामढ़ी बहुत ही संपन्न और समृद्ध रहा है। भौगोलिक स्थितियां थोड़ी सी अगर बात करें कि नदियों का जो जलस्तर बढ़ने से जो विभीषिका आती है, उससे जाहिर सी बात है कि जनजीवन प्रभावित हुआ और कई जो दशक थे उस समय की जो पीढ़ियां हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित या उनको परेशानी हुई। तो सर हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आखिर शैक्षिक दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो अतीत का सीतामढ़ी और वर्तमान का सीतामढ़ी, आपको क्या लगता है कि शैक्षिक स्तर पे क्या सही में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है और ज्यादा प्रगति की कितनी संभावना है, हमारे दर्शकों को बताएं। डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह सर। आवाज गड़बड़ा रही है सर। जी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी। क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? मिल रही है, अब मिल रही है, बोला जाए। अब मिली आवाज मिल रही, नहीं मिल रही आवाज। हाँ आप बोलिए अभी नहीं, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। जी जी, अब हम चाहते हैं कि विमल कुमार परिमल सर का मैं स्वागत करता हूं और आपसे ही जानना चाहते हैं कि सीतामढ़ी का अतीत, सीतामढ़ी का वर्तमान कितनी भिन्नता है, कितना बदला है और ये बदलाव की दिशा क्या है? ठीक है, वीरेंद्र सर जुड़ रहे हैं, हम उनकी ही बात को कंटिन्यू करते हैं।
जी विमल बाबू मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? जी जी पहुंच रही है। हाँ, मेरी आवाज आवाज पहुंच नहीं रही। जा रही है? हाँ, अब जा कुछ रही आई है है। अब, सब हेलो हाँ, जी जी जी। जी जी बोला मुकम्मल बोला बोला मुकम्मल आ तो रही है। क्या मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? जी पहुंच नहीं, रही है कुछ आपकी आवाज। तो वीरेंद्र हेलो बाबू की तरह आवाज नहीं पहुंच रही है। आ रही वीरेंद्र आवाज? बाबू, हाँ हाँ, अब मेरी आवाज अब जा अब आपकी रही है? मजबूती, आपकी आ, मजबूती आपकी आ, आवाज में भी आई। ऐसा है कि हाँ ये सूचना क्रांति में और ये जो नई संचार क्रांति इस पीछे है। हमने कहा कि सीतामढ़ी आज क्या है, मैं कह रहा था कि यह किसी संस्कृति और इसी संस्कृति के रहा है। यहाँ भाग्यबल की नहीं आवाज आ रही। अचानक भूमि रहे यहाँ की संस्कृति नेटवर्क बहुत कमजोर है सर। नेटवर्क नहीं पकड़ रहा, नहीं पकड़ा। यहाँ ठीक करिए उसे। ग्रामीण कमजोर चलता है, कमजोर नहीं था इसको कमजोर है हर जगह, गांव में हर जगह कमजोर चलता है। जी 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 बिल्कुल। फिर विमल बाबू कट गया क्या? हाँ, आवाज विमल जा रही बाबू। है मेरी? विमल बाबू आ गए। जी प्रशांत जी, मेरी आवाज जा रही है? जी जी आवाज आ रही बिल्कुल है? आपकी आवाज आ रही है सर। जी जी हाँ मैं कह रहा था कि रुकिए, प्रवीण विमल जी, बाबू मेरी आवाज जा रही कोनो है? बच्चा को रखिए ना। जी जी आपकी आवाज विमल मिल बाबू रही है आपकी सर। आवाज आ रही है, बहुत ठीक आवाज आ रही है जी आपकी। जी विमल बाबू की आ जी, रही है आवाज। और नहीं, प्रवीण जी 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 जो विमल संचालक है वो सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ सर। आ रही है बोला जाए। प्रवीण जी, जी आप सर। सुन रहे हैं तो मैं शुरू हो जाऊं? जी 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 बिल्कुल मैं सुन मैं रहा शुरू हूँ। हो जाऊं? जी 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 चलिए, जी सर। धन्यवाद। जी सर हाँ, विलंब से आने के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। कोई नहीं सर। उद्भव स्थित संहार कारणि क्लेश काफी हारणि सर्वश्रेष्ठ सीता न तो हम राम वल्लभाम। नमस्कार। नमस्कार। जी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की का सादर स्मरण करते हुए मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। सीतामढ़ी का अतीत गौरवशाली है। सीतामढ़ी का वर्तमान विकास उन्मुख है और सीतामढ़ी का भविष्य उज्जवल है। जी यह सीतामढ़ी शहर और सीतामढ़ी जिला आकार में भले ही छोटा दिखे, परंतु प्रकार में यह विलक्षण है, विशिष्ट है। नाम की सार्थकता की चर्चा करते हुए मैं आपको त्रेता युग तक ले जाना चाहूंगा, जहां यह क्षेत्र आप देखेंगे कि मिथिला राज यानी राजा जनक के राज के अंतर्गत आता था। एक बार उनके समय में भयंकर अकाल पड़ा और पंडितों ने उन्हें हल कर्षण यज्ञ करने की सलाह दी और उस हल कर्षण यज्ञ के क्रम में सीतामढ़ी के बगल में हलेश्वर स्थान है, वहां हल की पूजा होती है और वहां से राजा जनक हल चलाना शुरू करते हैं। और इसी क्रम में पुनौरा आते आते उस खेती हल चलाने के क्रम में एक बच्ची खेत में पाई जाती है और ज्यों ही बच्ची मिलती है तो अकाल जो वर्षा न होने के कारण पड़ा हुआ था तो वर्षा भी शुरू हो जाती है। उस बच्ची को बचाने के लिए एक मड़ई खड़ा किया जाता है जिसमें बच्ची को रखा जाता है। बाद में बच्ची जनकपुर चली जाती है जहां उसका लालन पालन होता है और उसी बच्ची को यह संसार माँ सीता के रूप में याद करता है। और चूंकि जिस जगह पर
सीता जी का उद्भव हुआ था उनौरा में, तो उस जगह के नाम पर, सीता जी के जन्म स्थान के नाम पर इस जगह को सीतामढ़ी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो बाद में सीतामढ़ी हुआ। या जिस मड़ई कमजोर नेट की समस्या संपर्क टूट गया है लगता है। नेटवर्क की समस्या रहती है। हाँ जी, नेटवर्क क्षेत्र में है, बिल्कुल कमजोर चल रहा है। आवाज आ रही है? अब आई। हाँ, तो मेरा कहना था कि देश में जो कुछ महत्वपूर्ण सीतामढ़ी का स्थान है उसकी चर्चा विष्णु पुराण में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी है। उसमें एक तो सीतामढ़ी, जहाँ सीता जी का जन्म हुआ था, उद्भव प्रकटीकरण हुआ था, और दूसरा सीतामढ़ी के बगल में जो कुछ सीतामढ़ी की परिधि पर कुछ जगह है, जैसे याज्ञवल्क्य का साधना स्थल है, या जहाँ अहिल्या का उद्धार हुआ है, या फिर के बाद सीता जी जब अयोध्या के क्रम में पहला विश्राम लेती है, या उनका जो पूरा का पूरा दल विश्राम लेता है, वह पंतपाकर जगह है। इन तमाम 3-4 जगहों को देखे सीतामढ़ी का ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा मैंने इशारा भर किया है, सीतामढ़ी और महत्वपूर्ण है, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। 14 तीर्थंकर रूम में नहीं ना विमल बाबू, रूम से बाहर आइए। जैन धर्म वाले धर्म को मानते नहीं समझ में आवाज नहीं आ रही ठीक से। 7,000 पूर्व, जी 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 आवाज आ रही है ना? 7,000 700 ईसा पूर्व सीतामढ़ी के बगल में, शहर के बगल में एक बनगांव जगह है, जहाँ भगवान बुधायन का जन्म हुआ। बुधायन गणितज्ञ और भयंकर दार्शनिक थे, और बुधायन भगवान का सूत्र पाणिनि थे, जिनके इतिहास जानता है गणितज्ञ के रूप में। और अष्टाध्यायी में पाणिनि ने बुधायन को सूत्र में स्वीकार किया है, और एक बुधायन प्रमेय, उनके समय में बुधायन प्रमेय की रचना बुधायन ने की थी, जिस पर पाइथागोरस ने बाद में उस प्रमेय को आगे बढ़ाया। इसके बाद एक और सीतामढ़ी के परिधि पर एक बड़े पंडित हैं, वाचस्पति मिश्र, जिन्होंने भामती जी का लंबी कहानी है, उतना समय आप नहीं दे पाएंगे। वो वाचस्पति मिश्र भी सीतामढ़ी से संबंधित है। और इसके बाद एक और कहने चले काले राम समाधि काले राम समाधि सीतामढ़ी जिला के ही एक गांव तिलकताजपुर में हुई है 1825। और ऐसा माना जाता है कि संत से भजन गाते में, तो ऐसा माना जाता है काले राम बज्जिका भाषा के प्रथम कवि हैं। बज्जी संघ का यह एक महत्वपूर्ण भाग था। आप जानते हैं कि बज्जी
संघ जो जहाँ दुनिया का प्रथम गणतंत्र हुआ करता था, उसमें 777 जो के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद। सर से फिर संपर्क टूट गया, जुड़ रहे हैं। वर्तमान में आचार्य सुदर्शन आपको सुनना होगा, सुदर्शन चैनल भी है जो उपदेश भी करते हैं और शिक्षा भी हैं। भारत के जाने माने आचार्य सुदर्शन सीतामढ़ी से। यहाँ जो आज के दिन में सीतामढ़ी को हम कहते हैं, यह स्थान बना हुआ है। ये भारत वर्ष के लिए का कारण है कि यह मंदिरों का शहर हो गया है आज। और सारी बातें चाहे वो राजनीतिक हो या शैक्षिक हो, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, उस सब मामले में हो सकता है कि कुछ पिछड़ापन की बात हो, यातायात की बहुत सारी सुविधा नहीं है इसके कारण। लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से सीतामढ़ी का स्थान बड़ा ऊंचा है। यहाँ सिर्फ राम और सीता के ही मानने वाले नहीं है, इस जिला में शिवालय भी है जहाँ बाहर से बहुत दूर से लोग आकर दर्शन करते हैं। इसमें दमामी शिवालय है और देवपुरी शिवालय है। इसके साथ ही कला के क्षेत्र में भी मैं आपको बता दूं, यहाँ फणिभूषण विश्वास जिनका पिछले वर्ष देहांत हो गया है। फणिभूषण विश्वास भारत के जाने माने शिल्पकार थे। पत्थर की मूर्ति बनाते थे, बल्कि पत्थर की मूर्ति में जान डाल देते थे। सीतामढ़ी के परिचय के नाम पर जब आप कभी यहाँ आते हैं या कोई बाहर का आदमी आता है और प्रतीक के रूप में जो सीता उद्भव का एक तस्वीर जो की जाती है, वह विश्वास बनाई हुई है। और जब आप स्टेशन पर जाएंगे, सीतामढ़ी स्टेशन पर, वहाँ एक बड़ा खूबसूरत वहाँ लिखा हुआ है, फणिभूषण विश्वास का बना हुआ है। नृत्य बच्ची है पल्लवी विश्वास, नृत्य नाटिका में वह भी भारत में नृत्यांगना है। इसके साथ ही और भी यहाँ ढेर सारे कलाकार हैं। पेंटिंग की दुनिया में नेहा रानी का नाम है, लोक नाट्य में सुमन का नाम है। ऐसे ढेर सारे लोग यहाँ है जो सांस्कृतिक दृष्टि से सीतामढ़ी का नाम रोशन करते हैं। और इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में सीतामढ़ी का विकास वांछित विकास होगा। क्योंकि यह जो रामायण सत्य की बात हो रही है, जिसमें राम से जुड़े तमाम स्थानों को जोड़ने की बात हो रही है, ट्रेन की सुविधा बढ़ाने की बात हो रही है। अभी अभी मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच में रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ है, विद्युतीकरण हुआ है। यह सब जो विकास की बातें हैं, इसके आधार पर लगता है कि आने वाले दिन में सीतामढ़ी का विकास है वह वांछित विकास होगा। यहाँ शैक्षणिक स्थिति है उसमें सुधार होगा, सांस्कृतिक स्थिति से इसका विकास होगा और यहाँ इसका भविष्य उज्ज्वल है। उन्हीं शब्दों के साथ क्योंकि मैं विलम्ब से आया हूँ, मेरे समय की तो कटौती है नहीं, विलम्ब के लिए माफी मांगते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने कई सारे विषयों को एक साथ समग्रता से उन पर प्रकाश डाला। जरूर ही हमारे दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा। अब मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, डॉक्टर प्रमोद प्रियदर्शी भी सर हमारे साथ उपस्थित हैं। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं मानव विकास में व्यावसायिक और औद्योगिक जो हमारे क्षेत्र हैं, जो आयाम है, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सीतामढ़ी की जो भौगोलिक स्थिति है या वहाँ जिस तरह का परिवेश है, हम जानते हैं कि बहुत सारे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो पलायन को मजबूर हो जाते हैं जब उनको अपने ही घर या अपने ही जिले में किसी तरह का रोजी रोजगार नहीं मिलता। तो व्यावसायिक और औद्योगिक दृष्टिकोण से सीतामढ़ी को आप कितना उत्पादक मानते हैं, वहाँ पे कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, और ऐसा क्या सरकारी स्तर पे या करने की आवश्यकता है जिससे कि वहाँ के लोगों को रोक सके स्थानीय स्तर पर,
और लोगों में खुशहाली आए। जी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर। ये बात तो मैं पहले कह चुका हूँ कि यहाँ की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, आवाज नहीं जा रही है? ठीक है। यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि यहाँ मैंने पहले भी चर्चा की कि सबसे पश्चिम में बैरगनिया प्रखंड है जहाँ मैं कार्यरत हूँ। वहाँ पर लाल बकिया नदी है पश्चिम में, वो सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण को अलग करती है। तो बैरगनिया शहर के पश्चिम में है लाल बकिया नदी और पूरब में है बागमती नदी, और फिर इन दोनों का संगम दक्षिण में होता है। तो तीन तरफ से ये घिरा हुआ एक एरिया है। मैं इस बात को रख चुका था सर कि अगर ये जो नदी यहाँ से निकलती है तो बागमती एवं इसकी सहायक नदियां में आपको अधवारा समूह आ जाता है। तो इनके बारे में मैंने कहा कि अगर इन नदियों के किनारे उद्योग लगाए जाएं, जैसा कि नेपाल में जगह जगह चीनी मिल कारखाना लगा हुआ है, कृषि आधारित उद्योग अगर बैठाया जाए तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। और जब कोई उद्योग बैठेगा तो लोगों का आवागमन भी बढ़ेगा। तो फिर जो छोटे छोटे रोजगार हैं, चाय बेचने वाले भी अधिक चाय बेच सकेंगे, पान बेचने वाले अधिक पान बेचेंगे, यानी जितने लोगों का आगमन होगा। और फिर औद्योगिकरण से आज का आईटी का भी क्षेत्र है, उनके बच्चों को यह मिलेगा। कृषि आधारित सबसे बड़ी समस्या यह है कि डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने जहां पर छोड़ा था बिहार को, उससे 1 इंच औद्योगिक क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाया। बैरगनिया में प्रथम उन्होंने स्थापना की हुई थी, यानी विद्युत का पावर ग्रिड उस जमाने में बैठा था और वहां से दूर दूर तक सप्लाई होती थी। 2-4 जो है चीनी मिल के कारखाने भी, ये धनकुट्टी मिल आदि भी था। उस समय नेपाल से खुला व्यापार वगैरह चलता था। तो नदियों में जल बहते जा रहा है, जब तक हम उसको संसाधन के रूप में नहीं लेंगे तब तक कहाँ से संभव हो सकता है। हमारे पास जो बिहार की यानी उत्तर बिहार की भूमि है, खासकर हम लोग सीतामढ़ी जिला की जो भूमि है, इतनी लंबी दूरी तक नेपाल के किनारे है, तो इसमें तो ऐसे भी सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। चाइना जो है नेपाल के किनारे किनारे, ये अभी 6 घंटे में आप काठमांडू पहुंच सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कर रहा था कि उससे 3 घंटे में वो आ जाता। तो हम लोगों ने लगभग 1500 चिट्ठियां लिखी थी नरसिंहा राव के समय में। तो प्रश्न यह है कि इस शुरू में ही कहा कि कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए। तो हमारा जो ये क्षेत्र है, यह विश्व के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में एक है। उत्तर बिहार की जो भूमि है, तो हमारे पास भूमि भी है और हमारे पास नदियां भी है और हमारे पास मजदूर भी हैं, श्रमिक मजदूर भी हैं। तो फिर सिर्फ जो है हमारी सरकारें अच्छी नहीं आ रही। डॉक्टर दशरथ प्रजापति ने भी इस बात को शुरू में रखा था, सीतामढ़ी की उपेक्षा किस स्तर पर होती है। तो सरकारें जो यहाँ पर जो प्रतिनिधि होते हैं वो भी सरक कर कार्य करते हैं और इस कारण से उद्योगीकरण नहीं हो रहा है। अगर उद्योग बैठ जाए तो यहाँ मत्स्य का अच्छा व्यवस्था हो सकता है, हेचरी का अच्छा व्यवस्था हो सकता है और इसके बाद जो है कृषि आधारित बहुत कुछ यहाँ संभव है। तो मेरा कहना है कि इसमें सरकारी स्तर पर ही ढिलाई है। 2017 में जो बाढ़ आई उससे 3 किलोमीटर रोड टूटा हुआ है। मैंने सीतामढ़ी से बैरगनिया जाने में 3 किलोमीटर रोड टूटा है और उस 3 किलोमीटर में आपको आधे घंटे से कम में कोई गाड़ी पास नहीं कर पाती है। और
मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों तक और न जाने कितने कितने आप मुजफ्फरपुर से सर जो बने हैं मंत्री, उनका भी आगमन हुआ था। उन्होंने 7 दिन में कार्य स्टार्ट कराने की बात की थी पिछले 20 नवंबर को, लेकिन वो कार्य ये मात्र 3 किलोमीटर का मैं आपको उदाहरण दिया हूँ, है ना। हेमा मालिनी जी आई थी, दशरथ भाई जान रहे हैं इस बात को, वहां पर उपस्थित थे। वहां भी बात रखी गई कि भाई ये 17 में जो बनी सड़क ये क्यों नहीं बन पा रही है 3 किलोमीटर, तो अन्य का क्या हो सकता है। तो वो सबसे समस्या यह है कि सरकारें उचित तरीके से काम नहीं कर रही हैं, और प्रजा को भी है, लेकिन अपने यहाँ जैसे व्यवस्थाएं जो होती है या कोई योजना आती है तो वो केवल बिहार के लिए नहीं आती, वो अन्य जगह आती है। तो यहाँ लोगों में भी कुछ जागरूकता का अभाव है। मेरे समझ से सीतामढ़ी की भूमि उर्वर है, उर्वरा भूमि है, मजदूर भी है, जल भी है, सिर्फ जो है इच्छा शक्ति का अभाव है, वो सरकारी स्तर पर हो या जनसमूह के स्तर पर। आवाज मिल रही भाई साहब? हाँ, मैं तो सुन रहा हूँ। अच्छा, नहीं, संचालक महोदय जी कट गया है जी। अच्छा उपयोग का यहाँ पर है सर। हाँ, और कुछ पूछा तो पूछे। जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी पक्षों को रखा है कि किस तरीके से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की संभावना हो सकती है सीतामढ़ी में, साथ ही साथ मत्स्य पालन का भी हो सकता है। तो सच में कहीं न कहीं राजनीतिक उदासीनता का शिकार रहा है सीतामढ़ी, अन्यथा वहाँ पे भी उद्योग के कई नए अवसर हो सकते हैं अगर उनको तलाशा जाए और उस पर काम किया जाए। मैं हमारे दर्शक डॉक्टर दशरथ प्रजापति जी से जानना चाहेंगे कि वर्तमान अतीत में जो हुई उसको तो हम बदल नहीं सकते, उस पर शायद हमारा नियंत्रण नहीं है। वर्तमान जो पीढ़ी है, वर्तमान जो नस्ल है हमारे सीतामढ़ी के अंदर, जो लोग हैं, जो नवयुवक हैं, उनकी विचारधारा या उनका कह सकते हैं कि नैतिक स्तर या उनका जो चिंतन का स्तर है वो किस प्रकार का है, और क्योंकि आने वाले जो भविष्य है उसका निर्माण वर्तमान के आधार पर ही संभव है। तो आप सीतामढ़ी में सामाजिक जो स्थिति है, जो समाज में हम देखते हैं कि आए दिन वैमनस्यता की भावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, मेल मिलाप लोगों से घटता जा रहा है। तो आज की युवा पीढ़ी को आप कहाँ पाते हैं सीतामढ़ी में, और कैसी ऐसी व्यवस्था हम करें एक अभिभावक के तौर पर, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो नस्ल है, जो हमारे बच्चे हैं, उनका भविष्य उज्जवल हो सके। तो इस पे आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूँ डॉक्टर दशरथ प्रजापति। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। सबसे जो सोचने की बात है कि चुनाव का जब वक्त आता है तो हम लोग धाराओं में बढ़ जाते हैं, कहीं जातिवादी धारा है, कहीं दलगत धाराएं हैं। इन धाराओं से ऊपर उठने की जरूरत है युवा पीढ़ी को। शिक्षा, स्वास्थ्य, जन जागृति, इन सबों को लेकर एक मजबूत आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। हमारा युवा वर्ग, मैं देखता हूं बाढ़ आने के बाद शेष दुनिया से यह क्षेत्र कट जाता है, युवा वर्ग भी लाचार हो जाते हैं, लेकिन इन लाचारी में भी संभावनाएं तलाशने की जरूरत है और यह युवा वर्ग कर सकता है। मैं संभावना यह देखता हूं कि युवा वर्ग यदि आज आंदोलन के रास्ते पर चले, जैसे सोशल मीडिया है, जन आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन है, इन माध्यमों को अपना करके एक बहुत बड़ी परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियों को हमारे सामने युवा पीढ़ी ला सकती है। तो इसके लिए हम युवाओं का आह्वान करेंगे कि युवा वर्ग आए, पढ़ाई के मामले में भी राजनीतिक भागीदारी भी युवाओं की हो, मजबूती से हो, तब यह आगे बढ़ सकता है क्षेत्र। इसके बाद ये
तकनीकी शिक्षा की बात आती है, तकनीकी शिक्षा का क्षेत्र यहाँ तकनीकी संस्थाएं खोली जाएं तो इस क्षेत्र का काफी विकास होगा। जो अभी भी मैं देखता हूँ यहाँ बहुत ऐसे गांव हैं, क्षेत्र हैं, लोग हैं जो बौद्धिक स्तर पर बहुत विकसित हैं। अब इन लोगों का दिशा निर्देश मिले तो बहुत बड़ी बात होगी। राजनेता जो आते हैं चुनकर चले जाते हैं, उसके बाद अपना विकास जितना करना हो कर लेते हैं। हमारा युवा वर्ग रोजगार की तलाश में दर दर भटकते रहता है। जहाँ जरूरत होती है संघर्ष करने की, वहाँ संघर्ष रोजी और रोजगार के लिए करना पड़ता है। विकास और समाज की के लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जहाँ उनको उनकी जरूरत समाज को के लिए होनी चाहिए, वहाँ वह नहीं कर पाते हैं। तो मैं यह देखता हूँ, मेरी अपनी सोच है कि युवा वर्ग को हम और आप जैसे लोग एक निश्चित दिशा दें, समझदारी विकसित करें। इसके लिए समय समय पर जो संगोष्ठियां हैं, जैसे विमल कुमार परिमल जी एक सीतामढ़ी सांस्कृतिक मंच चलाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जन जागरूकता के माध्यम से सुसंस्कृत करना युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत जरूरी है। नहीं तो आने वाले दिनों में देखते हैं जो बॉलीवुड की स्थिति है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या और उसके बाद की जो उपजी त्रासदी है, उससे रूबरू होना पड़ता है। तो युवा वर्ग को हम कहाँ ले जाकर रखें, इसकी जवाबदेही हम और आप जैसे लोगों को और इस तरह की जो संस्थाएं हैं उसके ऊपर भी आती है। तो युवा वर्ग राजनीति में आवे, शैक्षिक सुधार में आवे, जन आंदोलन से जुड़े और सरकार को भी समय समय पर सचेत करते रहें कि आप जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो हम आंदोलन के रास्ते पर चलेंगे, सत्याग्रह को अपनाएंगे और इसके लिए गांव-गांव, घर-घर, जवार और पूरे क्षेत्र, राज्य और देश को आंदोलित करेंगे। तो जैसे सिताब दियारा से जयप्रकाश नारायण जैसे लोग पैदा हुए, सीतामढ़ी से मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग पैदा हों जो आंदोलन का नेतृत्व करें और एक निश्चित दिशा भारत में सीतामढ़ी के नेतृत्व में बने। यही मेरी आकांक्षा है और मैं लोगों का आह्वान करता हूं, खासकर युवा पीढ़ी का, कि आप आएं, आपकी भागीदारी से देश को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक संबल मिलेगा। धन्यवाद जी। आपने बहुत अच्छी बात कही सर कि जो जन जागरण है, लोक चेतना है, इसके आधार पर ही हम एक सशक्त समाज परिकल्पना कर सकते हैं। हमारा भविष्य उज्जवल हो सकता है, हमारे युवाओं का भविष्य अच्छा सुनहरा भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। मैं अंतिम टिप्पणी डॉक्टर विमल कुमार परिमल जी से हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आखिर हम लोकतंत्र में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको महज एक औपचारिकता समझते हैं और अपना मतदान करते हैं और फिर अपनी भागीदारी कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हमें ये पता ही नहीं होता कि हम लोकतंत्र में जो सर्वोच्च सत्ता है वो हमारे ही हाथों में है। तो आखिर ये कैसे होगा? जब तक लोक चेतना नहीं होगी, जन जागरण नहीं होगा, हम अपने अधिकारों को नहीं समझ पाएंगे। हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक तरह की हम कैसी शिक्षा, कैसी व्यवस्था दें ताकि वो अपने धरोहरों को सहेज सके, अपने गौरवशाली अतीत का स्मरण कर सके। तो ये कैसे संभव होगा सर? हम आपसे ये टिप्पणी चाहते हैं, समय भी हो चला है तो संक्षिप्त। ठीक है जी, बस मैं दो शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, आज भी हमारे यहाँ, बल्कि मैं कहूँ कि देश में ही यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम चुनाव में जब वोट कास्ट करने जाते हैं, अपना वोट डालने जाते हैं, तो हम रीजनिंग के आधार पर वोट करते ही नहीं, हम सेंटीमेंट के आधार पर वोट करते हैं। और बिल्कुल
जाति देखते हैं, तो उसमें अपना कहीं ना कहीं से रिश्ता तलाश करते हैं। इन बातों को ध्यान में रख के जब हम वोट करेंगे तो हम लोकतंत्र के हिसाब से बढ़िया कैंडिडेट, बढ़िया उम्मीदवार को कैसे चुन पाएंगे। तो चुनाव की जो प्रक्रिया है और उससे ज्यादा दोषी हम वोटर हैं कि हम वोटर अपने हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। आप लोग जिस आंदोलन से जुड़े हुए हैं मुझे अच्छा लगता है। एक आंदोलन चलाने की जरूरत है। जो योग्य लोग हैं संपर्क टूट जा रहा है, संपर्क टूट जा रहा है। इधर ग्रामीण एरिया है, नेट की कोई नहीं। प्रमोद प्रियदर्शी सर से ही हम चाहेंगे कि अंतिम टिप्पणी आप करें कि आखिर सीतामढ़ी का जो गौरवशाली अतीत रहा है, एक सुनहरा जो है कह सकते हैं कि आध्यात्मिक सांस्कृतिक भूमि रही है सीतामढ़ी, तो कैसे इस लोक धरोहर को, इस वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त इस शहर को हम कैसे संरक्षित करें, बचाएं और आगे देश के विकसित शहरों की श्रेणी में ला करके इसको खड़ा करें। तो क्या आपकी क्या सोच है? हमारे दर्शक इस बात को जानना चाहेंगे और ये कैसे संभव हो सकता है। ये जो अभी मिल रही है आवाज मिल रही है सर? जी। अभी डॉक्टर दशरथ प्रजापति जी ने जो टिप्पणी की है वो एकमात्र रास्ता है, वो जन आंदोलन का रास्ता है। तो संभवतः सर आप भी इसी पर चल रहे हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला, तो यही स्थिति है। यानी संघर्ष के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तब है कि बहुत अच्छी बात यही होगी कि इसमें बुद्धिजीवी लोग भी आगे आवे। परिमल बाबू ने भी इस बात को दोहराया, तो आप लोग इसको आगे लेकर चल रहे हैं और इसमें हम सब की भागीदारी होनी चाहिए, सबका योगदान होना चाहिए। चुनाव में जाति और पार्टी से परे होकर हमको उम्मीदवार चुनने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार आपको नहीं उचित लगता है तो जो स्वतंत्र उम्मीदवार भी होते हैं या किसी संस्थागत उम्मीदवार भी होते हैं, तो उनको हम लोग को निश्चित रूप से उनको सपोर्ट करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जी, अन्यथा यहाँ तो जो शिक्षा की स्थिति है, शिक्षा में तो बिहार ही चल रहा है सबसे पीछे, और उसमें भी हमारी सीतामढ़ी की जो स्थिति है तो स्वाभाविक है कि लोग यहाँ पर कहावत है कि अपना वो पाउच जो बिकता है शराब का और मांस के टुकड़े, इस पर घर घर पहुंचा दिया और वोट जो ये चला गया। तो इकबाल पहले कहा गया ना, जमहूरियत वह तर्जे हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते तौला नहीं करते। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उसको तौलें, जैसा कि विमल बाबू ने कहा कि रीजनिंग के आधार पर होना चाहिए। तो हम रीजनिंग के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाएं। हमारे जो समाज का जो युवा वर्ग है और बुद्धिजीवी वर्ग है वो राजनीति से भागेंगे तो नहीं होगा। आज जो यही परिस्थिति बनी हुई है कि लोग समझते हैं कि राजनीति जो है वो अच्छे लोगों की चीज नहीं है और उससे अपना किनारा कर लेते हैं, और किनारा कर लेने के कारण भी बहुत सारी समस्या आ जाती है। इसलिए मुख्य धारा में बने रहना चाहिए। एकमात्र रास्ता जन आंदोलन का ही है, जो दशरथ बाबू ने कहा उनसे भी मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। आगे बढ़ो अकेले, जीवन चमन नहीं है झंझा दुखों के झेले। पर्वत बड़े बड़े हैं पत्थरों कर खड़े हैं, भुजबल से उनको ठेलें, आगे बढ़ो अकेले। सिर्फ यही एक धन्यवाद जी। बहुत बहुत सटीक टिप्पणी आपने की। लोक चेतना जन आंदोलन की महती आवश्यकता है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा
तब तक जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो समाज का शायद उतना भला नहीं कर पाएंगे जितना उनको करना चाहिए। तो राजनीतिक उदासीनता का शिकार होता चला आया है सीतामढ़ी। हम लोगों की कामना है, मैं आशा करता हूं, क्योंकि हम लोग आशावादी हैं कि सीतामढ़ी उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर बढ़े और वहाँ सामाजिक समरसता हो, लोगों में सद्भाव हो और सारे लोग मिलकर समाज का उत्थान करें और औद्योगिक स्तर पर, शैक्षिक स्तर पर, व्यावसायिक और आर्थिक स्तर पर सीतामढ़ी उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर बढ़ता रहे। आप सभी हमारे आगंतुक वक्ताओं का आपने बहुत अच्छी बातें कही। हमारे दर्शकों को अवश्य ही इससे बहुत लाभ मिला होगा और सीतामढ़ी जिला का जो भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उससे आप लोगों ने अवगत कराया। आप सब लोगों को कोटिशः बिहार स्वाभिमान आंदोलन की पेज की ओर से कोटिशः सादर धन्यवाद, साधुवाद और कोटिशः आभार। ऐसे ही आप लोगों का सहयोग प्राप्त होता रहेगा। इसी उम्मीद के साथ आज की यह परिचर्चा धन्यवाद। धन्यवाद भाई, तो आपको धन्यवाद।